एक मुल्क जो पिछले 40 साल से सैंक्शनड हो, उस मुल्क की करेंसी इतनी गिर जाए कि $1 के बदले 10 लाख रियाल मिल रहे हो, इन्फ्लेशन रेट 50% को क्रॉस कर जाए और उस मुल्क की आवाम पिछले 15 दिनों से सड़कों पे निकल चुकी हो। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसके चारों तरफ आग लगी हो, आपके हमसाए आपसे नफरत करते हो और आपका घर बाहर से लॉक्ड हो और आपके घर की अब इंटरनल वॉल्स में दरारें पड़ना शुरू हो गई हो। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे आप? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एलिगरी नहीं है, ये है आज का ईरान, 2026 का ईरान। दुनिया के मैप पे ईरान एक ऐसा जियोपॉलिटिकल आइलैंड बन चुका है जो कि लगभग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि ईरान सैंक्शनड है, कब से सैंक्शनड है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ईरान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस जिस लेवल पे इमर्ज हो रहा है, क्या इस क्राइसिस के सामने जो आयतुल्लाह खामनेई की रिजीम है वो सर्वाइव कर पाएगी? क्या ईरान इंटरनल इम्प्लोजन के करीब तो नहीं है? अगर इन केस ये इम्प्लोड हुआ तो इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया के हवाले से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और अगर ईरान इम्प्लोड नहीं करता तो फिर क्या फ्यूचर है ईरान का, क्या यूएसए की पॉसिबल स्ट्रेटजी होगी टुवर्ड ईरान। आज हम डिस्कस करेंगे इस सारे सिनेरियो को, इस सारी केस स्टडी को आज की इस वीडियो में। ईरान के क्राइसिस को समझने के लिए कुछ चेन ऑफ इवेंट्स को एनालाइज करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द सर्कल ऑफ एनिमीज व्हिच टॉक्स अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ ईरान। ईरान के वेस्ट में दो कंट्रीज हैं, नंबर 1 इज टर्की एंड नंबर 2 इज इराक। इराक और टर्की में दोनों में यूएसए की हैवी प्रेजेंस आज भी मौजूद है। उसके अलावा ईरान के साउथ की अगर हम बात करें, जहां पे पर्शियन गल्फ मौजूद है, वहां पे भी यूएसए की नेवल फ्लीट, वहां पे भी मिलिट्री प्रेजेंस इंश्योर्ड है। ईरान के ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान भी एक कंसिडरेबल अला है यूएसए का, और अफगानिस्तान में भी यूएसए की प्रेजेंस रही है टिल 2021। तो इस बेसिस पे ईरान लगभग इनसर्कल्ड है, सराउंडेड है फ्रॉम होस्टाइल नेबरहुड। ये इनसर्कलमेंट मिलिट्री के साथ साथ आइडियोलॉजिकल भी है, जैसे कि यूएई और केएसए की फॉर्म में सुन्नी वॉल्स मौजूद है ईरान के सदर्न साइड पे, और इसी रीजन में, इन दिस वेरी सैड रीजन नोन एज मिडिल ईस्ट, यहाँ पे एक और भी प्लेयर मौजूद है जिसका नाम है इसराइल, और इसराइल ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करता है। इस सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को सामने रखते हुए ईरान ने कुछ अपनी एक्सटर्नल शील्ड्स जो है वो बना के रखी हुई है, जिनका नाम है हुदीज, हमास या हिजबुल्लाह। लेकिन 2024 और 25 के इवेंट्स के बाद हम देखते हैं कि ईरान की ये एक्सटर्नल शील्ड्स भी आज वीकन होती हुई दिखाई देती हैं, और आज हिजबुल्लाह, हमास और हुदीज कंसीडरेबली वीक हो चुके हैं, इवन ईरान को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। और इन शील्ड्स के वीक होने के बाद आज ईरान सिग्निफिकेंटली दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, कंसीडरेबली वीक हो चुका है, और इन सम केसेस में वो अकेला भी खड़ा हुआ है इन मिडिल ईस्ट। इस तरह के इवेंट्स को न सिर्फ ईरान अब तक बेयर कर पा रहा था, बल्कि साथ साथ मैनेज भी कर रहा था। लेकिन अब 2026 से रिलेटेड जो एक नया क्राइसिस ओरिजिनेट हुआ है, इमर्ज हुआ है ईरान के अंदर, वो है द इंटरनल रॉट। ईरान आज इंटरनल इम्प्लोजन के करीब जा रहा है, क्योंकि वहां पे बैठी हुई जो यूथ है, विच इज लगभग 60% ऑफ इरानियन ओवरऑल पॉपुलेशन, वो आज घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वहां पे बैठी हुई जो उस वक्त की खामनाई रिजीम थी, आज भी वही मौजूद है। उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल केव में अवाम को रखे रखा, और उस टाइम की अवाम ने क्योंकि उन इवेंट्स को देखा था, दैट इज व्हाई उन्होंने सपोर्ट भी किया था। रजा शाह पहलवी के फॉल को उन्हें सपोर्ट किया, और न्यू उस टाइम की जो आइडियोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट थी, जो कि रिलीजियस गवर्नमेंट थी, खामनाई की गवर्नमेंट थी, उनको उन्होंने किसी हद तक सपोर्ट किया। लेकिन आज की जो यूथ है, ये जेन जी है, ये हाथों में मोबाइल फोन है और इनके पास टेक्नोलॉजी है, जिसकी बेसिस पे ये भी आज कंटेम्परेरी लाइफ जीना चाहते हैं, और आज की जो रिजीम है वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करती है ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स, जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि मासा अमीनी जैसे आज प्रोटेस्ट जो है वो ईरान में चल रहे हैं, और उनके ऊपर इल्जाम है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ इसराइल एंड फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए।
जबकि खामनाई की जो गवर्नमेंट है वो इक्वली फोर्स को यूज कर रही है इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, इन लोगों के अगेंस्ट जो कि आज रिजीम चेंज चाहते हैं, जबकि यूएसए वार्न कर रहा है ईरान को कि अगर आपने फोर्स को यूज किया तो यूएसए मजबूरन फिर फोर्स को यूज करेगा आपके अगेंस्ट। और ईरान की तरफ से इन लोगों को कहा जा रहा है जो कि प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये सारे ट्रेटर्स हैं, ये सारे के सारे गद्दार हैं और ये सारे के सारे फॉरेन एजेंट्स हैं, इन्फ्लुएंस है बाय यूएसए एंड बाय इसराइल। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आज शायद इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन ईरान के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी बेसिस पे दोबारा से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक जो डॉलर है वो 10 मिलियन रियाल तक पहुंच गया। इवन कुछ केसेस में चांसेस है कि इरानियन करेंसी टोटली कोलैप्स करने के करीब है। वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज मोर देन 50%। तो उसकी बेसिस पे वहां के लोग आज ना निकले, आज अगर उनको फोर्सली उनको सप्रेस कर दिया गया तो कल जब वो निकलेंगे तो कैसे उनको टैकल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा उनको कंट्रोल, और कब तक ये खुमैनी की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती रहेगी। अब हम आते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन पे, और वो है व्हाट इफ द रिजीम फॉल्स। अगर ये रिजीम गिरती है तो ईरान के साथ क्या होगा, ईरान में क्या होगा। इसके लिए हमारे पास 3 केस स्टडीज हैं। नंबर 1, द सीरियन डिजास्टर। ईरान के अंदर जो डिजास्टर के चांसेस हैं वो दैट विल बी लुक अलाइक ऑफ अ सीरियन डिजास्टर। जिस तरह से सीरिया में आया, वहां पे जो रिजीम गिरी थी बशर अल असद की, इसी तरह से ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी कि वहां पे सिविल वॉर के चांसेस हैं, क्योंकि जो खमैनी है उनकी गवर्नमेंट, उनकी रिजीम गिरने के बाद जो पावर है वो चली जाएगी IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास। और उस सिनेरियो में फिर क्योंकि वो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर तो है नहीं, तो फिर और कौन सी एक नई साइड इमर्ज होगी पावर को जो है वो हासिल करने के लिए। और ईरान के अंदर इस बेसिस पे सिविल वॉर होने के चांसेस हैं, और इस सिविल वॉर में ईरान में लगभग 80 मिलियन लोग जो है वो रिफ्यूजी बन सकते हैं, और वो रिफ्यूजीज पाकिस्तान को या फिर टर्की को बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहां पे केस है दैट इज द न्यूक्लियर ब्लैक होल। ईरान के पास आज न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। इन केस गवर्नमेंट यहां पे गिर जाती है, रिजीम यहां पे जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो उस बेसिस पे वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसके हाथ में आएगा? क्या वो स्मगलर्स के हाथ में आ सकता है, मिलिटेंट्स के हाथ में आ सकता है? तो इस सिनेरियो में दुनिया के लिए कितनी बड़ी एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इमर्ज हो सकती है, और उसको दुनिया कैसे टैकल करेगी। और तीसरे सिनेरियो में अगर ईरान में इसी तरह से अफरा तफरी रही, इसी तरह से क्राइसिस रहा और गवर्नमेंट जो है वो फॉल कर जाती है, तो फिर ईरान का इस ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 21% जो वर्ल्ड ऑयल है उसकी पैसेज होती है वहां से, और इस अफरा तफरी की बेसिस पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से रास्ता ब्लॉक किया जा सकता है, ब्लॉक हो जाएगा। तो उस बेसिस पे दुनिया के अंदर जो ऑयल है उसकी प्राइसेस कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, एनर्जी प्राइसेस कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, और एनर्जी क्राइसिस कितना ज्यादा बढ़ सकती है। जो आपका आज जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है दैट इज अराउंड $60 पर बैरल, वो टच कर सकती हैं $200 पर बैरल को। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पाकिस्तान फैक्टर। अब ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरे रीजन के ऊपर है और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर है। इन केस अगर ईरान में जो रिजीम है वो गिर जाती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। कोई भी आपके नेबरिंग कंट्री में कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट होता है आपके मुल्क के ऊपर। तो उस सिनेरियो में ईरान के अंदर जो कुछ भी होगा, पाकिस्तान का जो 900 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है वो इधर सिक्योर और इनसिक्योर हो जाएगा। जो बलूचिस्तान है दैट इज द नेबरिंग प्रोविंस जो कि बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, तो ईरान में जो कुछ भी होगा उसका एक इंपैक्ट होगा बलूचिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी कंडीशंस के ऊपर। उसके अलावा पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली ट्रबल्ड कंट्री है। अगर ईरान में कुछ गलत होता है तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक ट्रबल्स खास तौर पे एनर्जी क्राइसिस की फॉर्म में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और भी डायरेक्शन है, पाकिस्तान KSA और ईरान के साथ लगभग एक न्यूट्रलिटी इंश्योर करता आया है। तो क्या पाकिस्तान की फ्यूचर जो फॉरेन पॉलिसी उसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाती है? किस तरीके से हम स्टिल इसमें न्यूट्रलिटी को इंश्योर कर पाएंगे? और इवन इस चीज के ऊपर भी आज अनसर्टेनिटी है कि इवन जो ईरान है उसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी।
ईरान की एग्जाम्पल से हमें ये लेसन मिलता है कि आप कितने ही क्यों ना वेपन्स बना लें, कितने ही मिसाइल सिस्टम क्यों ना एस्टेब्लिश कर लें, अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सपोर्ट फ्रॉम योर ओन पीपल। आपके लोग आपको तभी सपोर्ट करते हैं जब आप उनके इंटरेस्ट में बेस्ट पॉसिबल वे में कंट्री को गवर्न करते हैं, जब आप सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि वो अवाम को फेवर करें, ना कि कुछ लोगों को फेवर करें। ये जो मैसेज है ये हर कंट्री के लिए, हर कंट्री इंटरनली वीक होता है जब तक वो अपने आम अवाम के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ईरान ने चाहे कितना ही यूएसए के अगेंस्ट या इसराइल के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्यों ना बिल्ड किया हो, लेकिन अल्टीमेटली इस रिजीम को जज इस बेसिस पे किया जाना चाहिए कि क्या ये रिजीम अपने लोगों के लिए बेस्ट थी, अपने लोगों के इंटरेस्ट को बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व किया। और इसी तरीके से आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या इन सभी हालात को सामने रखते हुए क्या इरानियन रिजीम इस सभी प्रोटेस्ट को, इन सब सिनेरियो को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगी, या फिर फॉल ऑफ इरानियन रिजीम इज इनएविटेबल? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।